आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि जो रिएक्शन रेट है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। क्या सभी रिएक्शन के लिए जो रेट है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही, क्या हर केस में ऐसा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ा दी और रेट डिक्रीज हो गया, या कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और रेट भी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे और इनको हम किसकी सहायता से जानने की कोशिश करेंगे। दो छोटे छोटे लॉ हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, और इसी रेट लॉ को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर लॉ। और इसी के साथ हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इन सब चीज़ों की सहायता से हम डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स जानेंगे ऑन कंसंट्रेशन। शुरू करते हैं हम किससे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वाग, उन्होंने दिया था। ये एक थ्योरेटिकल लॉ है, इट इज ए थ्योरेटिकल लॉ, theoretical law which is based on assumptions or theory only। इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। ओके, गुलबर्ग और वाग ने जो लॉ दिया था अपना, तो एक सिंपल सा assumption था उनका कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जितना रिएक्टेंट आप लेंगे है ना, उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये सिंपल से एजम्पशन के ऊपर ये बेस्ड लॉ था। कुछ इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactant and their power raised equal to number given in स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, और उनकी पावर रेज अप हो जाएगी कितने तक, इक्वल टू द नंबर गिवन इन स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशन। इस बात को कुछ ऐसे जानते हैं, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन हम देखते हैं कोई, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन जिसमें हम लेते हैं A मोल A प्लस B मोल B दैट गिव्स C मोल C। तो इस रिएक्शन का रेट अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पर, A और B का प्रोडक्ट, एंड देयर पावर रेज्ड इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक वैल्यूज। यहाँ स्टिक्योमेट्रिक वैल्यू A थी, पावर A, यहाँ B था तो B। ओके, ये जो A और जो B है, दीज रिप्रेजेंट स्टिक्योमेट्रिक नंबर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूं तो हमारे पास यही कुछ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A और ये आपका B। ओके, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया तो रेट कांस्टेंट K अपने पास आया। ये जो रेट कांस्टेंट K है, हम इस रेट कांस्टेंट K को क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक तो रेट कांस्टेंट, You can also call it as velocity constant.
and you can also call it as a specific rate constant। हम इसको रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं किस के को। ओके, तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर पावर्स इक्वल टू गिवन इन स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब एक बात और है लॉ ऑफ मास एक्शन में कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये इसकी लिमिटेशन है, उसके बाद हम आगे इसके ऊपर थोड़ी और बात करेंगे। इसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम पहले देख लेते हैं। लिमिटेशन ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर सिंपल रिएक्शन ओनली। हम इसको सिर्फ किसके लिए देखते हैं, ओनली सिंपल रिएक्शन के लिए। ये सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। इसीलिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को काइनेटिक्स में इतना स्टडी नहीं करते। मेनली हम इसको इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है उसके अंदर ज्यादा इसको देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ से हम रेट लॉ की तरफ जाएंगे इसलिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी किया है। तो एक बात ये है कि ये जो है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन ये सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का कोई लिंक नहीं है। अब हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे और उन इक्वेशंस की रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और वहां से इस लिमिटेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस लेंगे, उन इक्वेशंस का रेट लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन और वहां से इस लिमिटेशन की सहायता से फिर हम कहां चलेंगे, रेट लॉ की तरफ चलेंगे। देखिए उसको कुछ इक्वेशंस लिखते हैं और उनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन की सहायता से रेट लिखेंगे। फर्स्टली हम लेते हैं PCl5, इसको हमने हीट किया और हीट करने पर हमारे पास आया PCl3 प्लस Cl2। तो इस इक्वेशन का अगर हम रेट लिखें बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या आएगा अपने पास, रेट इज इक्वल टू K, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अब यहाँ स्टोइकोमेट्री में कुछ नहीं था तो यहाँ सिंपल हम इसको छोड़ सकते हैं, 1 इसका मतलब 1 है। ओके, नेक्स्ट जैसे एक इक्वेशन और है अपने पास SO2Cl2, हीट किया टूट के क्या दे देता है आपको, SO2 प्लस Cl2। इसका अगर अपन रेट लिखें बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ओके, SO2 Cl2 ये कंसंट्रेशन। ओके, स्टोइकोमेट्री में कुछ नहीं थी, पावर कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वन 2N2O5, ये एक इक्वेशन ली हमने, हीट किया इसको तो अपने पास आया NO2 प्लस O2। ओके, इस इक्वेशन का अगर हम रेट लिखें तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K और कंसंट्रेशन N2O5, रिएक्टेंट यहाँ पर N2O5 है। अब यहाँ इसकी स्टोइकोमेट्री में क्या लगा हुआ है, 2, तो यहाँ पावर कितनी रेज अप हो जाएगी, 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट वन एक एग्जांपल हम और लेते हैं नंबर 4 और यहीं से हम लॉ ऑफ मास एक्शन की लिमिटेशन निकालेंगे, फिर रेट लॉ की तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन ये हमने लिया ClO नेगेटिव, इसको हम जब हीट करते हैं तो अपने पास आता है ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, तो यहाँ रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K ClO नेगेटिव पावर 3, ये आ गया अपने पास कुछ ऐसा। ओके ओके, यहाँ 4 आएगा, 2 2 9 2 4। ओके, ये हो गया बराबर। तो अब अगर अपन देखें इस रिएक्शन में यहाँ इस सिर्फ इस इक्वेशन को देखो, इस बात को, इसमें क्या है कि अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसकी रेट को डबल करता हूं, यहाँ पर अगर हम इसकी रेट को डबल करें तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल करें, इसकी कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या इसकी रेट 2 टाइम्स हो जानी चाहिए,
हो जानी चाहिए। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं तो इसकी रेट कितने टाइम्स हो जानी चाहिए? 2 टाइम्स। कब? जब मैं इसकी कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स कर देता हूं? डबल। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन एक और है, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूंगा तो इसके अकॉर्डिंग रेट क्या हो जानी चाहिए आपकी? 2 टाइम्स। नेक्स्ट ये है आपका, अगर इसको देखूं मैं, इस इक्वेशन को देखूं तो अगर इसको देखें हम और इसकी कंसंट्रेशन को, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करता हूं, हाँ इसकी कंसंट्रेशन को अगर मैंने डबल किया तो रेट कितने टाइम्स हो जाना चाहिए आपका? 4 टाइम्स, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को क्या करता हूं? डबल करता हूं, तो रेट कितने टाइम्स हो जाना चाहिए मेरा? 8 टाइम्स, इसके अकॉर्डिंग 8 टाइम्स हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इसमें जब हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, रेट डबल हो जाता है, नो डाउट। मतलब ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग सही। नेक्स्ट, अगर हम इसमें कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो यहां पर भी रेट कितना हो जाता है? 2 टाइम्स डबल। लेकिन अगर हमने रिएक्शन में तीसरी इक्वेशन पे अगर हम चले या चौथी चले, जैसे तीसरी इक्वेशन में हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी रिएक्शन के अंदर, और फिर हम जब रेट ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हम क्या पाते हैं कि जब अपन यहां पर देख रहे हैं 4 टाइम आना चाहिए रेट इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं होता, उसमें कुछ अलग ही चेंज आता है। इसी तरह से नेक्स्ट ये है, अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो जो रिएक्शन की रेट में जो चेंज आना चाहिए वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ इस इक्वेशन से देखो तो 8 टाइम्स बढ़नी चाहिए, लेकिन वो रेट 8 टाइम्स इंक्रीज नहीं होता, उसमें कुछ अलग ही प्रकार का चेंज हम एक्सपेरिमेंटली जब करके देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब या तो ये एक्सपेरिमेंट जो हम करके देखते हैं वो गलत हो सकता है, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन की हमने लिखी ये गलत है। अब एक्सपेरिमेंट जो करके देखते हैं बार बार तो वो तो गलत हो नहीं सकती, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर डिफॉल्ट है तो वो किसके अंदर हो सकता है? लॉ ऑफ मास एक्शन में। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मैंने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले ही कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो रिएक्शन है इनका नेचर कुछ अलग है और नीचे वाली जो 2 रिएक्शन इनका नेचर कुछ अलग है, और यही एक छोटी सी लिमिटेशन है किसकी? लॉ ऑफ मास एक्शन की। इसको दूर करने के लिए ही अब हम मूव करते हैं आगे किसको? रेट लॉ को, जिसको हमें काइनेटिक्स में पढ़ना भी है। बेसिकली हम काइनेटिक्स में रेट लॉ को ही स्टडी करते हैं, किसको नहीं करते? लॉ ऑफ मास एक्शन को। इसको हम इक्विलिब्रियम में देखते हैं, लेकिन इसके साथ इसको जोड़ना जरूरी है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? रेट लॉ की तरफ, और रेट लॉ के साथ हम जाएंगे किस पे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे। तो उसको देखते हैं, वहां से हमें इस बात का भी जवाब मिलेगा कि क्यों इनकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो गई और इनकी कंसंट्रेशन डबल करने पर जो रेट आ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग वैसा ना आकर कुछ अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन जैसे दिख रही है वैसी नहीं है। वो हमें कहां से पता लगेगा? रेट लॉ और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से। तो देखते हैं रेट लॉ को और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ को। तो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और उसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई करते हैं। तो एक्चुअल में रेट लॉ क्या है? पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं छोटी सी। क्या है रेट लॉ? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denote the rate of reaction depend upon product of molar concentration of reactant measured experimentally।
measured experimentally. रेट लॉ किस चीज को बताता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denote the rate of reaction depend upon product of molar concentration of reactant measured experimentally. हम एक्सपेरिमेंटली चीज को मेजर करते हैं और उसके बाद रेट लॉ को इंडिकेट करवाते हैं, रेट लॉ को लिखते हैं। अब बात ये आती है कि रेट लॉ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो इसमें क्या होता है, हम अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास, अलग अलग मेथड्स हैं जिनके जरिए हम रिएक्शंस की काइनेटिक्स, रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं और उस मैकेनिज्म के बिहाफ पर ही हम क्या बता पाते हैं, रेट लॉ बता पाते हैं। तो एक्चुअल में जो रेट लॉ हम बता पाते हैं वो किसके बिहाफ पर बता पाते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन can be determined by mechanism of reaction, by mechanism of reaction। हम किसकी सहायता से बता पाते हैं रेट लॉ किसी रिएक्शन के लिए? बाय यूजिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम अलग अलग रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेशंस को अलग अलग तरीके से चेंज करके देखते हैं, इनिशियल रेट को देखते हैं, है ना। ग्राफिकल मेथड भी होता है, कहीं पर लेबोरेटरी चेंज, टेक्ट ऑप्टिकल रोटेशन की सहायता से भी हम करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन की सहायता से भी काइनेटिक्स स्टडी की जाती है, कंसंट्रेशन चेंज करके भी की जाती है, पीएच चेंज के जरिए भी हम काइनेटिक्स स्टडी करते हैं। कई अलग अलग मेथड्स हमको हम आने वाली हमारी जो वीडियोज उनमें डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि रेट लॉ जो है वो रिएक्शन की रेट को कैसे बता पाता है? बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है? तो हमारे लिए एक नया शब्द आया है सर कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म का मतलब होता है ए पथ बाय विच ए रिएक्शन प्रोसीड, है ना। एक ऐसा जरिया, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए आपका रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में, है ना। एक तो ये हो सीधा कि भाई रिएक्टेंट ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाए, एक ऐसा हो कि भाई रिएक्टेंट ए पहले बी में जाए, बी फिर सी में जाए और फिर सी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाए? आपका डी बनाए। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे कोई रिएक्टेंट आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है, और वो जो रास्ता जिसके जरिए आपका रिएक्टेंट आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है, उस रास्ते, उस पथ को ही हम क्या कह देते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इट इज द path, it is the path by which a reactant converted into a product. It is a path by which a reactant converted into a product. A path by which a reactant converted into the product. और मैकेनिज्म के आधार पर हम रिएक्शंस को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक तो सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उनके बारे में बात करते हैं एक बात। आई थिंक ये कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं मैकेनिज्म के बिहाफ पर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और वहां से फिर रेट लॉ कैसे निकालेंगे मैकेनिज्म की सहायता से वो हम देखेंगे। ओके, देखिए ऑन द बिहाफ ऑफ द मैकेनिज्म, on the behalf of mechanism, reaction can be categorized as, reaction can be categorized as on the behalf of the mechanism। mechanism के आधार पर हम रिएक्शन को कुछ ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरीके हैं जिनसे हम इसको कैटेगराइज कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज द सिंपल रिएक्शन, जिनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और सेकंड वन जो हम कैटेगराइज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको हमें डिस्कस करना है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनको हम मल्टी स्टेप रिएक्शन भी कह सकते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ऑन द बिहाफ ऑफ द मैकेनिज्म। ओके, अब हम बात करें अगर सिंपल रिएक्शन की, तो सिंपल रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शंस को हम सिंपल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी आपकी कि जो सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन आर द रिएक्शन दैट occur in single step, that occur in single step, जो एक ही स्टेप में हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। एक बात। दूसरी बात, जितने भी रिएक्टेंट इस रिएक्शन में होंगे वो सारे उसी स्टेप में क्या करेंगे, टेक पार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ रिएक्टेंट बचे रहेंगे, नहीं, जितने भी रिएक्टेंट हमने लिए हैं वो सभी एक ही स्टेप में क्या कर जाएंगे, पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ऑल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इन वन टाइम, एक ही समय पर जितने भी रिएक्टेंट हैं सारे क्या करेंगे, रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है PCl5, तो PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो ये तुरंत प्रभाव से किस में टूट जाता है, PCl3+Cl2। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें जैसे ही PCl5 को हीट करेंगे टूट करके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देगा PCl3+Cl2। इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। और एक बात और कि जो आपका सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है, इनकी रेट जब हम लिखते हैं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग सेम आता है। रेट जब हम इनका लिखेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो वो सेम आएगा। जैसे इसका अगर मैं रेट लिखूं तो वो जो रेट जो आएगा दोनों तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो सेम ही आएगा। क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन PCl5। यही रेट लॉ के अकॉर्डिंग और यही रेट किसके अकॉर्डिंग आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब एक सीधी बात अपने पास ये निकल के आई है कि जो आपका सिंपल रिएक्शन है वो क्या करेगा, फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपल रिएक्शन जो है आपके ये क्या करते हैं, फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर अपन चले इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने एक नाम और दिया हुआ है मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन इसका मतलब यह हो गया कि रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में नहीं होगा। रिएक्शन डज नॉट अकर्स कंप्लीट इन वन स्टेप। रिएक्शन कंप्लीट एक स्टेप में नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट एक ही समय पर रिएक्शन में टेक पार्ट करें। पहले कुछ रिएक्टेंट्स टेक पार्ट कर सकते हैं, फिर बाद में कुछ और रिएक्टेंट्स टेक पार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे रिएक्टेंट एक ही समय पर टेक पार्ट करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेके जाएं। ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है। ऑल द रिएक्टेंट्स डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन एट ए टाइम। एक समय पर ही सारे रिएक्टेंट या सारे रिएजेंट्स जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। और नेक्स्ट एक बात और है कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करते। डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो है आपके ये लॉ ऑफ मास एक्शन को नहीं मानते। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो रेट है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट है वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो अलग आती है,
और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अलग आती है। तो अभी आप समझे कि जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी वो सिंपल रिएक्शन नहीं थी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, इसीलिए उनकी रेट जब हम मेजर करते थे एक्सपेरिमेंटली तो अलग आती थी और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अलग आती थी। बात आई समझ में? अभी अभी हमने लिखी थी, उनको हम अब दोबारा भी देखेंगे और वहां हम जानेंगे उनका मैकेनिज्म पहले, और मैकेनिज्म से फिर क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। ओके, देखिए उसको। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है अपने पास N2O5 that gives 4NO2 plus O2। ओके, ये है अपने पास। तो ये रिएक्शन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, एक्चुअली में रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। इट इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, मींस इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कहां से पता लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन? वो हम कहां से पता करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से पता करते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दो स्टेप इसके मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका ये जो N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, it undergo dissociation and it will provide as NO2 plus NO3। ये हमें दिया N2O5 डिसोशिएट हुआ, डिसोशिएट होकर के इसने हमें क्या दिया, NO2 plus NO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ट्राइऑक्साइड। ओके, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका, स्टेप सेकंड में कि एक मॉलिक्यूल N2O5 का और कांटेक्ट में आता है किसके, NO3 की। अब देखो आप, ये NO3 ना तो आपको इधर रिएक्टेंट में दिख रहा था ना ही इधर प्रोडक्ट में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका NO3 है ये रिएक्शन में बना है और रिएक्शन में ही क्या हो गया, ये आपका कंज्यूम हो गया। रिएक्शन में बना और रिएक्शन में ही क्या हो गया, ये कंज्यूम हो गया। इधर बना और इसके साथ टकरा करके कंज्यूम हो जाएगा। कैसे आपको पता लगेगा आगे क्या बन रहा है, यहां से क्या बनेगा आपके पास 3NO2 प्लस O2। तो ये NO3 इधर बना, इधर कंज्यूम हो गया, कैंसिल। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आता है 2N2O5 दैट गिव्स क्या 4NO2 प्लस क्या O2। ये आपका स्टेप सेकंड। अब इन दोनों में से रेट किस स्टेप के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, तो इन दोनों स्टेप में एक स्टेप तो होता है स्लो स्टेप, एक स्टेप तो आपका है स्लो स्टेप और एक है आपका फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप कौन सा होगा, जिसमें बॉन्ड टूटते हैं वो स्टेप स्लो होता है, जिसमें बॉन्ड बनते हैं वो स्टेप फास्ट। ओके, जनरली ऐसा होता है। तो यहां बॉन्ड टूटा है, इसका मतलब ये जो स्टेप है ये स्टेप तो कैसा होगा आपका स्लो स्टेप, और जिसमें आपका ये नए बॉन्ड बन रहे हैं, ये कंज्यूम हो रहा है, इस स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, फास्ट स्टेप। और हमेशा याद रखना रेट किसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है, रेट लॉ में रेट जो है आपकी, रेट इज रिटन अकॉर्डिंग टू स्लोएस्ट स्टेप। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप है आपका वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप आपका ये है, तो रेट किसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, इस स्टेप के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट क्या आएगी मेरे पास, इसके अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू के N2O5। इसका मतलब ये है कि N2O5 की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को वन टाइम इफेक्ट, रेट को वन टाइम इफेक्ट कर रही है। इसकी कंसंट्रेशन रेट को कितने टाइम से इफेक्ट कर रही है, वन टाइम। और अगर इसी की रेट में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा था तो पावर में कितना चला गया था, 2, क्योंकि स्टिकियोमेट्री में कितना था 2, तो वहीं से गड़बड़ आ रही थी। एक्सपेरिमेंटली हम क्या देख रहे हैं कि ये स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप ही क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कौन सा स्टेप,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वो स्टेप जो स्लो होगा रेट डिटरमाइन करवाएगा, रेट उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी रिएक्शन की। अगर रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इस रिएक्शन की रेट में कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन N2/। ओके, एक बात इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक एयरप्लेन की फैक्ट्री है जिसमें एयरप्लेन्स वगैरह बनते हैं, तो उसके अंदर जैसे मान लो कोई जो है वो एयरप्लेन के डंडे बनाता है, कोई उसका इंजन, कोई उसका व्हील्स वगैरह बनाती है सब। अब जैसे मान लो सपोज करो कि जो डंडे बनाने वाली जो कंपनी है, जो उसके जो रहते हैं पंख से, उसने 1000 पंख दिल्ली के बनाए। जो इंजन बनाने वाली कंपनी है उसने 10 इंजन बनाए। जो टायर बनाने वाली है उसने 50,000 टायर बनाए, और बाकी के एक्सेसरीज जो बनाती है उसके उन्होंने 1 लाख बना दी। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप दिन के कितने एयरप्लेन मैन्युफैक्चर कर लेंगे एक दिन में, तो टोटल कितने एयरप्लेन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे हम? 10 ही कर पाएंगे, क्योंकि इंजन कितने बन रहे हैं? 10। तो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा हो गया? इंजन बनाने वाला। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या डिटरमाइन कर पा रहे हैं? एयरप्लेन बनने की रेट डिटरमाइन कर पा रहे हैं। कितने बनेंगे? 10। क्यों? क्योंकि इंजन कितने बन रहे हैं? 10, जो कि एक स्लोवेस्ट स्टेप है। वैसे ही इसमें क्या है कि ये जो चीज है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटरमीडिएट। इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन में बना और रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। जब तक ये नहीं बनेगा रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो अगर ये धीरे बनेगा तो रिएक्शन धीरे जाएगा, अगर ये तेज बनेगा तो रिएक्शन तेज जाएगा। अगर ये धीरे बन रहा है तो रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखी जाएगी? रेट इस रिएक्शन की लिखी जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है अपने पास 3ClO नेगेटिव दैट गिव्स ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कहां से पता लगता है? जब हम इसका क्या देखते हैं? मैग्नीशियम। इट इज आल्सो विच काइंड ऑफ रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इसका जो रेट है वो हम इसके मैकेनिज्म से देखेंगे, और मैकेनिज्म में भी जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की क्या लिखी जाएगी? रेट लिखी जाएगी। तो अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टेप में देखता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? इसका 1 मोल और इसका 1 मोल आपस में कोलाइड करेंगे, ये बनाते हैं ClO2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। एंड स्टेप सेकंड में क्या होगा आपका? ClO2 नेगेटिव प्लस 1 मॉलिक्यूल और ClO नेगेटिव, ये कंबाइन होते हैं और क्या बनता है आपके पास? ClO3 नेगेटिव प्लस आपका क्या बन जाता है? Cl नेगेटिव। दैट इज द स्टेप सेकंड। अब देखो ये जो आपका इसमें ClO2 नेगेटिव है, ना तो रिएक्टेंट की तरफ है और ना ही प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये आपका एक क्या है? इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन में बना और रिएक्शन में ही क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ठीक, अब इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या पता लगता है? ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप, और ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप। तो ये स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, रेट लिखेंगे तो रेट कैसे लिखी जाएगी? इसकी रेट लिखी जाएगी स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। तो रेट इस इक्वेशन की क्या बन जाएगी? रेट इज इक्वल टू ClO नेगेटिव और ClO नेगेटिव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू ClO नेगेटिव पावर। ओके, तो एक चीज हम और निकाल सकते हैं इसमें, वो ये निकलेगी कि भाई स्लो स्टेप एक तो मैंने बोला जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जनरली इंटरमीडिएट फॉर्मेशन स्टेप, intermediate formation step is rate determining step। वो स्टेप जहां इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेप जनरली कैसा होता है?
स्लोएस्ट स्टेप होता है। इससे पहले भी एग्जांपल में जहाँ इंटरमीडिएट बन रहा था वो स्लो स्टेप था, यहाँ भी जहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेप स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट लिखते हैं। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है अपने पास, ये है NO2 plus CO that gives CO2 plus N। तो ये भी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में NO2 इसके दो मोल्स आपस में कोलाइड करते हैं और अपने पास आता है NO plus NO3, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका ये जो NO3 इधर बना है ये कोलाइड करेगा किसके साथ, CO के साथ, और क्या बनवाता है NO2 plus CO2। अब आप देखें कि जो NO3 है आपका वो ना तो रिएक्टेंट में आपको दिख रहा है और ना ही प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये जो NO3 है आपका, ये NO3 आपका क्या है, एक इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जहां बनता है वो स्टेप कैसा होता है, स्लोएस्ट स्टेप। मतलब ये वाला स्टेप आपका स्लो है और जो नीचे वाला जो स्टेप होगा आपका, ये स्टेप कैसा होगा आपका, फास्ट स्टेप। रेट हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। तो रेट की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। होगा क्या, ये NO3 रिएक्शन में बना, रिएक्शन में ही क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट। तो अगर हम इस इक्वेशन का सम लिखेंगे तो ये आएगी, और इस इक्वेशन की रेट लिखेंगे तो रेट क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू आगे क्या आ जाएगा K, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये दोनों तो NO2 की कंसंट्रेशन और NO2 की कंसंट्रेशन आगे हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या K, और NO2 का क्या हो जाना है इसमें स्क्वायर। तो ये इस इक्वेशन की क्या हो गई, रेट हो गई। तो तीन चीजों के बारे में आज हमने जाना है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो सीधा सीधा ये कहता था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसकी लिमिटेशन थी, वो सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है, कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड नहीं है। सिंपल रिएक्शन वो होते हैं जो एक स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। ये सब हमें कहाँ से पता लगता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से। और उसी मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ से हम क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं। रेट लॉ हमें एक्सपेरिमेंटली बताता है कि भाई किसी रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन कैसे रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिनसे हम रेट बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।